का पुनः स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोषण के बारे में, जिसको अंग्रेजी में न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो मैं आपको पोषण के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाना चाहता हूँ कि पोषण एक्चुअल में क्या होता है। तो मैं आग्रह करूँगा, हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया है मोनिका से कि पोषण के बारे में बताएं। पोषण की परिभाषा मानव द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पदार्थ से संबंधित विज्ञान को पोषण कहते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। मानव शरीर द्वारा मानव द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोज्य पदार्थ। उदाहरण दसोंदी, एक दो उदाहरण बताओ, क्या क्या खाते हैं अपन? कुमकुम? ककड़ी, चावल, दाल, रोटी। हाँ, ये सारे क्या है? भोज्य पदार्थ हैं। कुछ पदार्थों को हम डायरेक्ट कच्चे फॉर्म में भी खा सकते हैं, कच्चे रूप में भी खा सकते हैं। कुछ को बॉयल करके खाते हैं और कुछ को पका करके खाते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थों को क्या बोलेंगे? पोषण। ठीक है। तो पोषण विज्ञान एक्चुअल में विज्ञान का ये एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत हमें कोशिश करनी रहती है कि इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रकार के तत्व हैं, हर एक तत्व के बारे में बारीकी से जानकारी हो। तो उन तत्वों को यदि हम डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, वर्गीकृत करें, तो हम पोषक तत्वों को दो प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से? मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये दो प्रकार के हैं। मैक्रो मीन्स जहाँ पर बड़ी मात्रा में हमें एक भोजन का जो हिस्सा है वो लेना पड़ता है। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 3 डाइट है, जिसमें प्रोटीन है, वसा। हम थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, जिसमें प्रोटीन को यदि हम प्रोटीन के बारे में जानने की कोशिश करें तो प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक मानव शरीर को प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहती है। खास तौर से जब गर्भवती महिलाएं और एक बच्चे को अपने पेट में पालते हैं, उस समय प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन को मैं रिया से पूछूंगा कि प्रोटीन को किन किन माध्यम से लिया जा सकता है। कुछ आपको आइडिया? कौन से खाने से प्रोटीन मिलता है? हाँ, चावल। ओके। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि प्रोटीन को कुछ जो नॉनवेज वाली खाने की जो चीज़ें हैं उससे भी बहुत भारी मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जैसे कि अंडा, मछली, मुर्गा और मटन, और भी अन्य कुछ ऐसे जानवर हैं या जीव जंतु हैं जिनके माध्यम से प्रोटीन मिलता है। ठीक है। तो प्रोटीन भारी मात्रा में मिलता है ऐसे पदार्थों। लेकिन वेज में भी बहुत सारे ऐसे खाने के ऐसे आइटम हैं जिनके थ्रू प्रोटीन को भरपाई किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए दाल, बहुत सारी दालें ऐसी हैं जिनमें प्रोटीन भारी मात्रा में पाया जाता है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि 1 ग्राम प्रोटीन में यदि हम सोचें, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना किलो कैलोरी प्रोटीन मिलेगा, तो 1 ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी प्रोटीन मिलेगा। वैसे ही वसा में यदि बात करें, वसा से यहाँ मतलब है फैट, है ना। ऐसे कौन से तत्व हैं जिनमें वसा पाया जाता है? आयुषी बताएं। तेलीय वाली चीजें कौन कौन सी? आशा? घी ऐसा तत्व है जिसमें वसा भारी मात्रा में पाया जाता है। और सोयाबीन ऑयल हुआ, मूंगफली ऑयल हुआ, जितने भी प्रकार के ऑयल हैं सभी में ये जो वसा है भारी मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें हम बात करें 1 ग्राम में, 1 ग्राम तेल में कितने किलो कैलोरी पाई जाती है? तो 9.41 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट की यदि बात करें, कार्बोहाइड्रेट, तो कुमकुम आप मेरा सहयोग करेंगे? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी पाई जाती है? 4.1 किलो कैलोरी। रिया, कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं?
कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि गुड़, कुछ मीठी मीठी चीजें, शक्कर, आलू, स्वीट पोटैटो जो होता है ना, स्वीट पोटैटो जो जमीन के अंदर से उगता है, करीब अभी आता है, ये दिसंबर के आसपास आता है स्वीट पोटैटो, उसमें भी भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो मीठी जो चीज़ें हैं, मीठी खाने वाले जो पदार्थ हैं, उनमें लगभग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कंपेयर करके कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में 1 ग्राम यदि हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी कहाँ से मिलती है? वसा से। इसलिए कई लोगों को देखा होगा कि जिनके पेट में या पेट के आसपास वाले हिस्से में वसा इकट्ठा हो जाता है, एनर्जी, तो उनको बोला जाता है कि आप ऑयली चीज़ें कम खाएं या खाना कम कर दें या बंद कर दें, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है कि वो फैट के रूप में जमा हो जाता है, वसा के रूप में पूरा स्टोर हो जाता है, और वो यदि ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा मात्रा में हमें फैट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर टाइप है, चुप कराने का, दूसरा टाइप है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या है? माइक्रो, कम मात्रा, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए लेकिन बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। ठीक है ना, होल्ड करना, होल्ड करना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही ज़्यादा जरूरी है जितने कि मैक्रो। माइक्रो के अंदर हम कैटेगराइज किए हैं 2 प्रकार से, विटामिन्स, जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, विटामिन्स को फिर हमने 2 प्रकार से कैटेगराइज करने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से इनको कैटेगराइज किया है। तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि विटामिन्स के प्रकार कितने हैं। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट वन, वाटर सॉल्यूबल, पानी में घुलनशील विटामिन्स। ऐसे कौन कौन से विटामिन्स हैं जो पानी में घुल जाते हैं या पानी में घुल के और फिर हमें विटामिन्स मिलता है? तो ऐसे यहाँ पर विटामिन्स के कुछ नामकरण किए हैं साइंटिस्ट ने, जिनके आधार पर हमको इनको पढ़ना रहता है। विटामिन बी, विटामिन बी, इसके अंतर्गत जो आने वाले विटामिन है वो बी, सी एंड एच, 3 प्रकार के विटामिन है जो वाटर सॉल्यूबल रहते हैं। और दूसरी कैटेगरी है फैट सॉल्यूबल, जो हमारे शरीर में ही पैदा होते हैं, पनपते हैं, और जो कि भोज्य पदार्थ के माध्यम से मिलते हैं। तो ऐसे फैट सॉल्यूबल कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो फैट सॉल्यूबल कितने कहलाए? 4। फिर यहाँ मैंने उनके सामने लिखा है कि यदि ये विटामिन की कमी आपके शरीर में है तो इन विटामिन की कमी से होने वाले बहुत सारे रोग हैं, जिनको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। क्या है? बेरी। यदि ऐसे रोग ना हो तो विटामिन बी की हमें सप्लीमेंट्स देखना चाहिए कि किन किन खाद्य पदार्थों से विटामिन मिलता है। ठीक है, और सारे विटामिन के सप्लीमेंट्स दवाई के फॉर्म में भी मिलते हैं, मेडिसिन के फॉर्म में। कई बार लिक्विड आता है, लिक्विड के फॉर्म में, कई बार टैबलेट के फॉर्म में, ऐसा आपने देखा होगा। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी स्किन से रिलेटेड है। इसको स्किन मतलब जल्दी घाव नहीं भरते हैं, कई लोगों की जो बीमारी होती है ना, तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। फिर विटामिन एच की कमी से होता है बाल झड़ना, मतलब बहुत सारे लोगों की बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है। फिर हम वसा में घुलनशील विटामिन को यदि डिस्कस करें तो फर्स्ट वन है विटामिन ए। इसकी कमी से होती है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखने में समस्या बढ़ जाती है, विटामिन ए। तो इसमें डिटेल में एक नया वीडियो बना हुआ है जिसमें ये सेपरेट विटामिन को डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये सारे विटामिन किन भोज्य पदार्थों से हमें मिलते हैं और इनकी वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको डिटेल में हम जानेंगे कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, रिकेट्स क्या है, बांझपन क्या है। तो सेपरेट इसका एक वीडियो होगा। नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, हड्डी में कमजोरी आने जाती है। ठीक है, तो विटामिन डी को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं?
ये विटामिन डी और ए लगभग बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन डी किससे भरपाई करते हैं? सूरज की रोशनी से। कि बच्चे के जन्म से ही होते ही उसको तेल मालिश करके और सूरज की धूप दिखाते हैं ताकि शुरुआत से उसको विटामिन डी की कमी ना हो जाए। यदि विटामिन डी की कमी हो जाती तो उसकी हड्डियां कमज़ोर रहती हैं और बाद में उसका शरीर जब बढ़ता है तो वो खड़े होने में, चलने में, दौड़ने में उसको समस्या हो सकती है। नेक्स्ट, विटामिन ई की कमी से तो बांझपन, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को ही जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्रजनन तंत्र होता है, उनमें समस्या पैदा हो जाती है जिससे कि बच्चे पैदा करने में उनको समस्या रहती है, चाहे पुरुष या महिला। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन के की कमी से होता है थक्का ना जमना, ब्लड क्लॉटिंग। यदि किसी को चोट लगती है, घाव लगता है और खून लगातार उसका बहता रहे तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो विटामिन के की यदि कमी है तो उसको ये वाली बीमारी हो सकती है, थक्का ना जमना, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या बढ़ सकती है। तो ये कुछ विटामिन थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है लवण, मिनरल्स। भले ही कम मात्रा में जरूरी है लेकिन बहुत ही आवश्यक है। यदि इनकी कमी होती है तो हमारे शरीर में जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, हार्मोन्स होते हैं अपने शरीर में बहुत सारे, तो वो वाला डिस्टर्बेंस लवण की कमी से होने लगता है। जैसे लवण मुख्यतः जो जरूरी है वो मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। आयरन, खून की कमी, आयरन, खून में आयरन की कमी है ना। लोहा, लोहे की कमी हो जाती है तो कई बार डॉक्टर सिरप या टैबलेट के थ्रू भरपाई करते हैं और कई बार डाइट के लिए बोलते हैं कि आप पालक खाओ जिसमें आयरन की भरपूर मात्रा है, ऐसी हरी हरी सब्जियां खाओ जिससे कि आपकी आयरन की कमी पूरी हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की यदि कमी हो जाती है तो हमारे नाखून से संबंधित, दांतों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इनकी हमें भले ही कम मात्रा में जरूरी है लेकिन आवश्यक है, इसलिए आपको समय समय पर जो भी बैलेंस डाइट लेना चाहिए वो लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनपसंद खाना आप डेली खाएं। इसलिए मैं यहाँ पर एक और सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ आप पूरा थाली का कॉम्बो खाएं, बजाय कि एक सब्जी और एक रोटी। मनपसंद खाने में आपको किसी भी होटल या बाहर कुछ खाने में जब जाते हैं तो आपको थाली सिस्टम से खाना चाहिए ताकि आपको भरपूर मात्रा में ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। नेक्स्ट है फास्फोरस, सोडियम, कॉपर, सल्फर। ये कुछ और भी धातुएं हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है और मैं आपको बता दूं कि इन सारी जो लवणों की कमी, और यहाँ पर एक और रह गया पानी, वाटर। वाटर भी दो कंटेंट से बना है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसकी भी भरपूर मात्रा में आपको शरीर को आवश्यकता रहती है। तो ये सारी चीजें आपके शरीर के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप पुराने ज़माने में जाएं और पुराने दादा और उनके परदादा या दादी से आप बातचीत करें या फिर इतिहास को जानें तो समझेंगे कि आपके जो पहनावा है शरीर में, यहाँ पर हाथों में, पैरों में, कान में और नाक पर, ये सारे जो आभूषण आप पहनते हैं तो एक तरफ तो नज़रिया ये है कि सुंदर दिखें, जबकि दूसरी तरफ ये नज़रिया है साइंटिफिकली ये सारे यदि आप एलिमेंट्स पहनते हैं तो कुछ